नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पौड़ी में हैं और पौड़ी से आप लोगों को लेकर चलेंगे सीधे अंटार्कटिका, देश के दुनिया के 7वें महाद्वीप में। और उस ज़माने में जब लोगों ने क्वारंटीन जैसे शब्द नहीं सुने थे, उन लोगों की अपनी ज़िंदगी के आसपास इस तरह के शब्द से कोई वास्ता नहीं पड़ा था, उस दौरान एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अंटार्कटिका के सैकड़ों लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली बर्फ़ की चादर के बीच एक क्वारंटीन बिताया है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारामासा में। धन्यवाद। गोविंद सर को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं। देश में जब टीवी इस्टेब्लिश हो रहा था तो उस दौर से सर टीवी की दुनिया के साथ जुड़े रहे हैं और देश के बड़े जर्नलिस्टिक नामों में उनका नाम शुमार है। उनके अनुभव बहुत विराट हैं। हम आगे चलकर उनके पत्रकारिता के तमाम अनुभवों पर भी उनसे बात करेंगे, लेकिन आज उनके साथ आपको अंटार्कटिका की यात्रा पर ले चलते हैं। सर, उस अनुभव के बारे में हम आपसे बात करेंगे और कैसे शुरुआत हुई थी, अंटार्कटिका जाना कैसे हुआ, उसकी पहले थोड़ी सी भूमिका बताइएगा। देखिए, अंटार्कटिका जो भारत से जो लोग जाते हैं, एक पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अंटार्कटिका सामान्य व्यक्ति जा नहीं सकता और दुनिया के भी जो चुनिंदा देश हैं उनके वैज्ञानिक वहाँ पर जाते हैं और अंटार्कटिका को लेकर विश्व के तमाम देशों के बीच में एक संधि हुई जिसको अंटार्कटिक ट्रीटी कहते हैं। उस संधि के तहत वहाँ ये तय हुआ कि अंटार्कटिका का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए होगा। वहाँ जो वैज्ञानिक प्रयोग भी होंगे वो शांति के लिए होंगे, किसी आणविक हथियारों के परीक्षण के लिए नहीं, या किसी जासूसी जैसी चीज़ के लिए नहीं, या दुनिया पर निगरानी रखने के किसी तंत्र को विकसित करने के लिए नहीं, ऐसे नहीं होंगे। और ये बहुत हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि वो जो अंटार्कटिक संधि थी उसका एक हिस्सेदार भारत भी था। 21 देशों ने उस वक्त ये अंटार्कटिक संधि हुई थी, उसमें भारत एक हिस्सेदार था। इस संधि से पहले अंटार्कटिका को अगर आप नक्शे में देखें, क्योंकि अंटार्कटिका में मानववास नहीं है, कोई आदमी वहाँ नहीं रह सकता, किसी तरह का जीवन वहाँ पर नहीं है, तो अंटार्कटिका को दुनिया के बड़े देशों ने, जिनमें अमेरिका है, जिसमें कनाडा है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें स्पेन है, जिन देशों का समुद्री यात्राओं से रिश्ता रहा है, अर्जेंटीना भी उसमें है, उन देशों ने नक्शे को अपने अपने हिसाब से अंटार्कटिका को बांट लिया था। किसी ने एक रेखा और दो रेखा खींच के ये यूएस एरिया कर दिया, किसी ने ये अर्जेंटाइन एरिया कर दिया, इस तरह से उसको बांटा था और अपना अपना एक तरह से उसको अपना हिस्सा मानने का उनका अपना दावा था। लेकिन जब अंटार्कटिक ट्रीटी हुई तो वो दावे सब धरे रह गए और ये माना गया कि अंटार्कटिका, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अंटार्कटिका में दुनिया का जो मीठा पानी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि लगभग 90% हिस्सा जो बर्फ़ के रूप में है वो अंटार्कटिका में। और भविष्य में अगर दुनिया में पानी का कोई संकट आता है, दुनिया में जैसा कि दिख रहा है लगातार पीने के पानी की समस्या है, मीठे पानी की समस्या है, तो अंटार्कटिका पूरी दुनिया के लिए पानी का एक बड़ा स्रोत हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, अंटार्कटिका में कई किलोमीटर्स की गहराई तक जो बर्फ़ है वो बर्फ़ का कुछ हिस्सा आइस एज के ज़माने का है, जब धरती बन रही थी उस ज़माने का। तो उसके नीचे की जो तह हैं उनमें ये माना जाता है कि कई तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स वहाँ पर हैं, कुछ बहुमूल्य धातुएं खनिज वहाँ पर हैं, इस तरह की भी बात है। तो क्या उसको वहाँ से एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्या उसको निकाला जा सकता है, इस तरह की कुछ देशों की इच्छाएं थी। तो अंटार्कटिक संधि ने इन तमाम चीज़ों पर एक तरह से नियंत्रण किया और एक व्यवस्था की कि अंटार्कटिका जो जाएंगे वो कौन देश जाएंगे और वो जाएंगे तो वहाँ किस तरह के काम करेंगे। और उसका एक बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल था कि वहाँ पर जैसे आप जब अंटार्कटिक में जो स्टेशंस हैं इंडिया के, उस वक्त मैत्री करके स्टेशन था, तो वो स्टेशन में जो लिविंग एकोमोडेशन थी, जहाँ लोग रहते थे, जो मलमूत्र का जो वो होता था, टॉयलेट का जो वो है, आप उसका एक बड़ा प्रोटोकॉल था, एक नियम था। अच्छा। कि एक ख़ास तरह के टॉयलेट मॉड्यूल होते थे जिसमें 5 या 6 लोगों से ज़्यादा उसमें एक टाइम में नहीं जा सकते थे, एक दिन में। और हर जितनी टीम के मेंबर्स थे उनको टॉयलेट के जो मॉड्यूल हैं वो अलॉट होते थे कि आपका 6 नंबर है, आपका 5 नंबर है। और उसका भी एक समय होता था। समय ये कि आप सुबह इतने बजे से 10 बजे के आसपास तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें भी आप यूरिनेशन उस पर नहीं करेंगे, आप अलग से एक मॉड्यूल के एक हिस्से में आप
यूरिनेशन करेंगे, उसके बाद आप टॉयलेट के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। और वो ड्राई पूरा होता था, उसमें पानी का इस्तेमाल उसमें नहीं होता था। और उसके बाद जो वो 6 लोगों को जिनको अलॉट है, उन्हीं लोगों में से किसी एक आदमी को उसे बर्न करना होता है। और इसमें अंटार्कटिका में मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि जो अंटार्कटिका में जब टीम जाती है तो उसमें रैंक या पोस्ट का कोई हिसाब नहीं होता। वहाँ हर आदमी एक सिंगल यूनिट, एक इंडिविजुअल है। वो आपकी अगर टीम में एक ब्रिगेडियर है तो हो सकता है कि किसी दिन ब्रिगेडियर की भी ड्यूटी उन 6 दिन में एक बार टॉयलेट मॉड्यूल को जलाने और उसके सफाई के काम में लगे। और अगर आप एक सिपाही हैं तो आप उसी टीम में एक दिन आप भी उस तरह से जलाएंगे। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं तब भी आप वो काम करेंगे, आप जूनियर साइंटिस्ट हैं तब भी आप वो काम करेंगे। सबको बारी बारी से काम करना है। और उसकी जो बर्निंग की प्रोसेस है वो भी एक ख़ास तरह का मैकेनाइज सिस्टम था, जिसमें आप उसको जलाने के बाद फिर वो जब ठंडा होता था तो उसका जो ऐश काला जो हिस्सा है जला हुआ, उसको एक ख़ास कंटेनर में आप एक डालते थे। और उस सबको वहाँ से हिंदुस्तान की तरफ जब वापस लौटते हैं तो उसको लेके आते हैं और साउथ 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जब पहुँचते हैं उसके बाद उसको समुद्र में डिस्पोज किया जाता है। तो इस तरह के प्रोटोकॉल हैं कि वहाँ छेड़छाड़ न हो, वहाँ का जो पर्यावरण है वो वैसा ही रहे, सुरक्षित रहे। आप बाहर से जिन चीज़ों को ले जाते हैं उनमें कोई बैक्टीरिया, कोई इस तरह की फंगस, कोई चीज़ वहाँ न पहुँचे। और आप वहाँ जो करें बिल्कुल शांति के लिए काम करें। सर इसकी उस वक्त आप ये 91 की बात है जब आप वहाँ गए थे, 1991 की। तो 1991 में आप प्रोफेशनली क्या कर रहे थे और ये अंटार्कटिका जाने का जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, मतलब क्या उसका थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताइए। देखिए, अंटार्कटिका जाने की शुरुआत तो मैं कहूँगा मेरे एक सपने से हुई। अच्छा। और वो सपना ऐसा था कि मैं जब उत्तरकाशी में नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में माउंटेनियरिंग का एडवांस कोर्स कर रहा था, तो उस समय उस इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल थे कर्नल बजाज, वो हिंदुस्तान के बहुत अच्छे माउंटेनियर थे। और वो हिंदुस्तान के उन लोगों में से हैं जिन्होंने साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों में जो गए हैं। तो उस वक्त वो अंटार्कटिक अभियान से लौट के आए थे, उसी साल वो लौट के आए थे। और वो उन्होंने एक वीडियो फिल्म, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग होती थी उसमें दिन भर थके रहने के बाद रात को थोड़ी देर खाने के बाद कुछ फिल्म दिखाई जाती थी माउंटेनियरिंग से रिलेटेड। तो उन्होंने अपनी जो वीडियो बना के लाए थे, वो हालांकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, VHS वीडियो था वो और बहुत प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन उससे हमको पहली बार अंटार्कटिका को रूबरू आँखों से देखने का मौका मिला। उससे पहले नक्शे में देखा था कि कैसा है। तो जब देखा तो ये सपना मन में आया कि यार हमको यहाँ जाना चाहिए, हमको यहाँ जाना चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार का जो दल जाता है उसमें वैज्ञानिक जाते हैं मुख्यतः, और वैज्ञानिकों को सपोर्ट करने के लिए कि वो वहाँ पर ठीक से खा सकें, उनको चिकित्सा मेडिकल सुविधा मिल सकें, अगर लॉजिस्टिक कुछ हेल्प है वो मिल सके, फ्लाई करने के लिए हेलीकॉप्टर्स या व्हीकल्स जो हैं उनको चलाने के लिए। तो उसमें आर्मी के और एयरफोर्स और नेवी के कुछ लोग जाते हैं, लेकिन वो उनकी भूमिका वहाँ पर सिर्फ सहयोग की होती है। तो इन दो के अलावा कोई तीसरा वहाँ जा ही नहीं सकता था। तो मेरे साथ एक कैप्टन खाती थे, तो वो हम एक ही रोप में थे, हमारा एक ही टेंट था। तो वो बार बार कहते थे कि यार पंत, मैं तो जा सकता हूँ, देख मैं तो आर्मी में हूँ, तू कैसे जाएगा। मैंने कहा नहीं खाती, मैं जाऊँगा ज़रूर यार, तू कुछ भी कहे मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे जाना है यहाँ। बस इतनी सी बात थी। और उसके बाद अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा, कुछ जानकारी हासिल की, कुछ हुआ, और वो दिमाग के किसी कोने में वो एक बीज जैसा पैदा हो गया। और एक दिन मैं उस समय नवभारत टाइम्स में था, टाइम्स ऑफ इंडिया नवभारत टाइम्स लखनऊ में, मैं वहाँ पर कर्मचारी यूनियन में भी था। हम लोग ने वहाँ पर अपने वेतन और कुछ सुविधाओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था। करीब 1 महीने से अखबार बंद था। और उस दौरान मैं किसी काम से एक यात्रा के लिए निकला था। तो मैं एक स्टेशन पे जब पहुँचा, वहाँ पर मुझे करीब 3 घंटे का मुझे वहाँ रुकना था। तो मैंने एक अखबार लिया और अखबार पढ़ने लगा समय अपना बिताने के लिए। और पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मेरे को 3 घंटे बिताने थे, वो आज का ज़माना नहीं था कि मोबाइल है आप कुछ ये देख लें वो देख लें। तो मैं अकेला था और मैं उसको 3 घंटे बिताने में अखबार की पहले खबरें पढ़ी, न्यूज़ पढ़ी, और आखिर में मैं जो एडवर्टीज़मेंट थे उनको भी पढ़ने लगा कि मतलब अखबार का कोई हिस्सा न छूटे, मेरा टाइम पास हो। तो अचानक मेरे नीचे एक कोने में डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट की तरफ से एक ऐड दिखाई दिया कि इंडिया की तरफ से इस बार जो साइंटिफिक टीम जाएगी उसमें एक सोशल साइंटिस्ट को आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड के, एक नहीं
कि कुछ लोगों को भी ले जाना है ओके। और इसके लिए ये है, इस तरह से आप अप्लाई करें, ये करें। तो मुझे बस मैंने वो ऐड देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सपना पूरा हो गया और शायद ये मेरे लिए था और ये संयोगी की बात है। मैंने अगर सपना नहीं देखा होता तो शायद मुझे वो ऐड नहीं दिखा होता। एक संयोग था, फिर मैंने उसके लिए पूरा उसका फॉर्म भरा, एक लंबी प्रोसेस हुई। मैंने उनको एक बार जो फर्स्ट राउंड में क्लियरेंस के बाद दूसरे राउंड में उन्होंने मेरे से ये मांगा कि आप वहाँ क्या करेंगे, प्रोजेक्ट है। मैंने एक लंबा चौड़ा उनको बताया। फिर तीसरे राउंड में एक इंटरव्यू हुआ और शुरुआत में करीब 80,000 के आसपास लोगों ने आवेदन किया था। अच्छा। और आखिर में हम लोग 11 लोग थे जो फाइनल चौथे राउंड का इंटरव्यू हुआ था। काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ उसमें थी, तो उसमें बातचीत तमाम तरह की हुई। बड़े उसमें एक उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनकी परिवार से भी एक महिला थी और वो भी बड़ी दावेदारों में थी। वो बाकायदा राष्ट्रपति भवन की गाड़ी से आती थी इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा लगता था कि पता नहीं शायद उनका हो। एक कश्मीर के विद्वान थे, उनका भी प्रोजेक्ट काफ़ी दमदार था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरी सिक्स सेंस कुछ इस तरह से कह रही थी कि मेरे लिए है, मुझे तो होना ही है। और उस समय तक ये भी नहीं था कि एक को होना है, दो को होना है, कितनों को होना है, इस तरह की भी क्लियरटी नहीं थी। खैर मेरा इंटरव्यू हुआ, लंबा चौड़ा इंटरव्यू हुआ, बहुत सारी मतलब करीब 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ। फिर एक सवाल उनमें से एक जो एयरफोर्स से थे उन्होंने मेरे से सवाल किया कि डॉक्टर पंत आप वहाँ पर टीम के लिए आप जा रहे हैं, ये तो आपकी इच्छा है, आपका सपना है, आप जैसे मैंने कहा, लेकिन टीम के लिए आपका क्या हिस्सा होगा, आप टीम के मतलब आपकी टीम में क्या अहमियत है, आप टीम का हिस्सा होने के लिए आपकी क्या दावेदारी, क्या बात अफेक्ट है आपके पास। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि मेरा माउंटेनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, मैंने माउंटेन्स में एक्सपीडिशंस किए हैं, मेरे पास दोनों ट्रेनिंग्स हैं, एडवांस और बेसिक। और मैं क्योंकि कई माउंटेनियरिंग के एक्सपीडिशंस को लीड भी कर चुका हूं, तो एज ए लीडर और एज ए माउंटेनियर मैं समझता हूं कि मैं बहुत मेरी जो क्षमता है, मेरी जो उपयोगिता है वो टीम के लिए बहुत ज़्यादा होगी। मैं अंटार्कटिका के विषम परिस्थितियों में अपने वैज्ञानिक साथियों के साथ मैं अपना काम तो करूंगा, मैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी हेल्पिंग हैंड हूँगा। मुझे लगता है वो बात काफ़ी मेरे पक्ष में गई। और अंततः ये सारी प्रक्रिया हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हम लोग वापस आ गए, मैं लखनऊ आया। उसके बाद एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन एक छोटा सा था हमारा हरकीदून ब्लूटूथ की तरफ, और वो उत्तरकाशी से होते हुए था। हम उत्तरकाशी से ब्लूटूथ उसको क्रॉस करके तब हरकीदून की तरफ हमें उतरना था। तो हम उसके लिए इनर लाइन परमिशन की ज़रूरत थी। तो हमने जब उत्तरकाशी डीएम के वहाँ जब अप्लाई किया तो पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस ने मुझे कुछ ये किया कि यार हम लोग तो 20 दिन के लिए बिल्कुल ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अगर कहीं उम्मीद एक थी कि अगर कहीं कॉल आई, अगर कोई आया तो मुझ तक कैसे पहुँचेगा। अच्छा। तो मैंने उनको एक लेटर डाल दिया कि मैं इतनी तारीख से इतनी तारीख तक इस एरिया में हूँ, और अगर मेरे को कांटेक्ट करने की कोई वो हो सकती है तो थ्रू डीएम उत्तरकाशी या एसडीएम पुरोला के थ्रू मेरे से हो सकती है। ऐसे मैंने उनको लेटर डाल दिया। अच्छा। और चांस की बात थी कि वो मतलब उसी दौरान वो कॉल आया। हम एक्सपीडिशन पूरा करके जब ओसला की तरफ उतर रहे थे, ओसला से थोड़ा पहले, तालुका से थोड़ा पहले, तो हमने लास्ट कैंप हमारा था, हमने टेंट वेंट लगाए थे। अचानक हाँफते हुए आईटीबीपी के 2 जवान, उनके पीठ पे पूरा सेट वेट था, वो हमारे पास आए और बोले कि आप में से कोई फलाने हैं क्या। तो पहले तो हम थोड़ा हम आशंकित हो गए, क्योंकि जब हम लौट रहे थे तो हम एक दिन पहले एक बंगाली एक्सपीडिशन की, उनके लीडर की क्रेवास में गिरने से डेथ हुई थी, और उसके टीम मेंबर्स उसको छोड़ के चले गए थे। अच्छा। एक मेंबर वहाँ पे था जब हम पहुँचे, और हमने कोशिश की कि हम उसको किसी तरह से बचाने की कोशिश करें, लेकिन वो मतलब उसी वक्त तक, क्योंकि 5-6 घंटे उसको क्रेवास में हो गए थे और वो टेम्परेचर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन फिर जब कुछ नहीं हुआ तो हम नीचे जहाँ उनका कैंप था वहाँ आए, हमने उनसे कहा। फिर अगले दिन किसी तरह से मतलब उन लोगों ने और लोगों को कांटेक्ट किया, बॉडी निकालने की बात हुई, हम उसको छोड़ के हम वहाँ से आगे आए थे। तो हमको लगा कि पता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ किसी ने खुरापात की हो। पहले मन में ये आया कि किसी ने हम पर आरोप तो नहीं लगा दिया, तो इसके लिए तो ये लोग नहीं आ गए, वरना इस बियाबाने में मतलब कोई आईटीबीपी के लोग हमें ढूंढते हैं, क्योंकि उस एरिया में नॉर्मली बॉर्डर उस तरह का भी नहीं है कि फोर्स तैनात रहे। जिधर से हम गए थे वहाँ तो फोर्स थी, लेकिन वो इस तरह का बॉर्डर नहीं था।
तो हमने कहा हाँ बताइए, मैं हूँ फलां, बताइए क्या है। उसने कहा कि ये आपके लिए, हम तो परेशान हो गए आपको ढूंढते। तो फिर और आशंका हुई कि मतलब ये कह रहे हैं परेशान हो गए, तो क्या ऐसी बात हुई। कागज़ देखा तो वो रेडियोग्राम था, जो मैसेज को, टुकड़ों को कागज़ में चिपका के, एक एक वर्ड को चिपका के, वो एक 2-3 लाइन का वो बना था कि यू आर सेलेक्टेड और इतनी इतनी तारीख को आप ओली पहुँचिए। और वो जो डेट उसमें थी, वो जैसे आज मैसेज मैंने रिसीव किया है, वो डेट कल या परसों की थी, कल की थी शायद। तो अब ये हुआ कि मतलब एक तो मतलब वो हो गया कि इतनी बड़ी खुशी मिल गई, और लेकिन ये भी हुआ कि मतलब इस डेट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, पहुंच ही नहीं सकते। तो मेरे साथ जो मेरी टीम थी, सभी लोग बहुत खुश हो गए। तो ये हुआ कि आज हम हॉल्ट नहीं करेंगे, आज हम चलते रहेंगे, किसी तरह से हम सांकरी तक जाएंगे, और सांकरी में अगर कोई फ़ोन होना है तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ उनसे फ़ोन से संपर्क करके उनको बता सकें। हम रात भर चलते रहे, वहाँ पहुँचे, संयोग से फ़ोन था और वो ठीक भी था। अच्छा। और हमने जब फ़ोन किया 10 बजे के आसपास, तो सुबह, तो वो डिपार्टमेंट में फ़ोन उठ भी गया, और हमने उनको कहा, तो वो जो वहाँ पर उनके ओएसडी थे, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर पंत, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला दिन तो खाली वहाँ ओली में लोगों की जॉइनिंग का होता है। सेकेंड डे हम एक तरह से प्रेजेंटेशन और इस तरह का कुछ करते हैं, और थर्ड डे के बाद बेसिक जो है वो शुरू होती है। तो आपके ट्रेनिंग पास, वगैरह होती है हाँ, उसके लिए? आपके पास कम से कम 2 दिन का और बफर समय। टाइम है। ओके। तो मैं सीधे लखनऊ वापस आया, जो सामान था वो वैसे ही फटका, और कुछ नया सामान लिया, और हम ओली वहाँ चले से गए। तो ओली चले तो गए। ये ओली में सर कितने दिनों की ट्रेनिंग हुई आपकी, जब तक आपने यहाँ से आप, और एक बार सफ़र के बारे में बताइएगा कि इंडिया से पहले आपने फ्लाई किया या वाया सी रूट ही पूरा सफ़र रहा, कैसा रहा? पहले सबसे पहले ये बताइएगा कि ट्रेनिंग क्या, जाने निकलने से पहले ओली में कुछ हाँ, दिनों की ओली ट्रेनिंग? में जो ट्रेनिंग थी वो हमारी करीब 25 दिन की थी, 25 दिन की। जिसमें 5 दिन तो हम लोग वहीं पर थे। थोड़ा बेसिक रॉक क्लाइंबिंग और थोड़ा ओके। रोप वर्क, ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग 10 दिन के लिए नीलकंठ बेस गए, अच्छा। और नीलकंठ बेस में भी काफ़ी ऊंचाई पर धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करते हुए हम ऊपर ऊपर चढ़ते गए, और वहाँ कैंप करके दिन भर सारा रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट, ये सब बताया जाता था। क्योंकि मेरे लिए बहुत वो नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें वैज्ञानिक इस तरह के भी थे जो जिन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी में बर्फ़, फ्रिज के अलावा या सिनेमा के अलावा कभी देखी नहीं थी इस तरह का। तो परेशानियाँ भी थी, और बहुत वो जो आईटीबीपी का ही जो वहाँ पर ओली में इंस्टीट्यूट था, उन्हीं के लोगों ने हमको ट्रेनिंग कराई, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। और फिर उसके बाद के 10 दिन में हमको उन्होंने एक मिनी एक्सपीडिशन टाइप कराया, और टीम हेल्प कैसे सपोर्ट करती है ये सब भी सिखाया। तो वो ट्रेनिंग पूरी हुई, और ट्रेनिंग के बाद फिर हमको एक डेट मिल गई थी कि इस डेट में, हाँ, थोड़ा सा हमको सियाचिन में भी ले जाया गया था। अच्छा। वहाँ एटमॉस्फेयर के उसके लिए। ओके। और बाद में फिर हमसे कहा गया कि इतनी इतनी तारीख को आपको गोवा पहुँचना है। अच्छा, गोवा। जो आपने सवाल किया कि फ़्लाई करके या क्या, क्योंकि उस समय तक साउथ अफ्रीका से इंडिया की पॉलिटिकल ट्रीटी नहीं थी। ओके। जो उनका रेशियल वो था, उसकी वजह से इंडिया और साउथ अफ्रीका के वो रिलेशन नहीं थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो हम अब जो भारत के अभियान जाते हैं वो साउथ अफ्रीका तक बाई फ्लाई जाते हैं, हाँ, उड़ के जाते हैं, और फिर वहाँ से कोई दूसरे शिप लेकर फिर हो जाते हैं। लेकिन हमारा अभियान गोवा से ही हमने सी जर्नी हमारी शुरू हुई, और वो जिन शिप्स में हम इंडियन एक्सपीडिशन जाते थे, अभी भी जाते हैं, वो थोड़ा अलग तरह के जहाज़ होते हैं, वो आइस क्लास शिप होते हैं, और ज़्यादातर वो जो ये अपनी कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उनके जहाज़ वो होते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके वहाँ समुद्र में इस तरह की परिस्थितियाँ रहती हैं, बर्फ़, तो और काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाले, और हाँ, वो मतलब आइस क्लास, उनकी कुछ क्वालिटी होती है कि वो प्रेशर से वो नहीं हो सकते। अच्छा। उनके कुछ इंजन में इस तरह के कटर्स होते हैं, जिससे वो अगर आइस का एक लेयर बहुत बड़ी नहीं हो तो उसको काट सकें, इस तरह की कुछ। और उसमें जो उसकी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है। जो उस समय हम जो जहाज़ में जिनको ले जाते थे, उसमें पूरे 1 साल का फूड रिज़र्व रहता था, क्योंकि एक आध किस्सा ऐसा हो चुका था अंटार्कटिका में कि जहाज़ वहाँ पहुँचे और उसके बाद सी फ्रोज़न हो गया और वो जम गए और वहाँ से निकल नहीं सके। तो साल भर तक उन्हें रुकना पड़ता था। तो आप जब निकले थे यहाँ से तो कितने लोगों का दल था टोटल, और जब यहाँ से जब गए थे तो प्लान क्या था कि कितने दिन का पूरा ये टूर होने वाला था? नहीं, वो करीब 3.5 महीने का टूर था। इंडिया टू इंडिया, मतलब यहाँ वापस? उसमें करीब 20 दिन सी जर्नी थी, आना जाना मिला के। हाँ, लगभग 1-2 दिन आगे, क्योंकि जाते समय हम
मॉरिशस के कुछ उनके लिए हेलीकॉप्टर्स इंडिया गवर्नमेंट उनको देती थी, वो लेके गए थे। तो वहाँ हम 1-2 दिन रुके थे। तो इस तरह से, और वहाँ पे जो हमारा हिंदुस्तानी या जो ये भूमध्य रेखा से ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ और वहाँ की जलवायु में बिल्कुल फ़र्क है। यहाँ जब जाड़े होते हैं तब वहाँ गर्मियाँ होती हैं। तो हम यहाँ से दिसंबर में गए थे, और जब हम यहाँ से रवाना हुए थे तो उस वक्त यहाँ कड़ाके की ठंडी थी। हम दिसंबर की शुरुआत में गए थे, और जब हम वहाँ पहुँचे थे तो वो अंटार्कटिका की गर्मियों का मौसम था। और गर्मियों की मौसम की वजह से अंटार्कटिका का यह है कि अंटार्कटिका एक तरह का डेजर्ट भी है। वैसे वो बर्फ़ का इतना बड़ा 7वां महाद्वीप, बर्फ़ का महाद्वीप कहा जाता है, लेकिन वो एक तरह का डेजर्ट भी है। अंटार्कटिका में जो स्नोफॉल होता है वो कोस्टल अंटार्कटिका जो है उसमें ही वो जो आइस लेके या जो वाटर लेके जो बादल होते हैं वो वहीं प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। वो इतना ठंडा है कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मेन अंटार्कटिका की जो लैंड है उसमें कभी 1 इंच कभी आधा इंच इस तरह की बर्फ़ गिरती है। कोस्टल अंटार्कटिका में बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, और वो समुद्र के ऊपर एक तरह से जम जाती है, और वो कई मतलब 50 मीटर 100 मीटर से ज़्यादा मोटी उसकी तय हो जाती है। उसको सेल्फ कहते हैं। तो जो ये सेल्फ आइस है, इसमें वो सारा बर्फ़ जब गिरती है, फिर वो तेज़ हवाएं जो तूफ़ान होते हैं उनसे वो उड़ के मेन अंटार्कटिका के अंदर अंदर की तरफ को जाते जाती है, और बाद में वो थोड़ा सा जब प्रेसिपिटेट होकर थोड़ी गाढ़ी सख्त हो जाती है तो फिर आइस के फॉर्म में हो जाती है। जब हमने ये बातचीत शुरू की तो मैंने अपने दर्शकों को ये बात कही थी कि क्वारंटीन शब्द आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा, जब कोविड की एक एक करके फर्स्ट वेव सेकेंड वेव आने लगी और दुनिया तमाम में लॉकडाउन्स होने लगे। तो लेकिन वो लॉकडाउन और क्वारंटीन का कंटेक्स्ट यहाँ कैसे बैठता है, वो अनुभव अब सर साझा करेंगे। देखिए, एक तरह से मैं कहूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे इस तरह का मौका अंटार्कटिका में मिला, क्योंकि अगर मैं एक सामान्य अंटार्कटिका के अभियान दल के सदस्य की तरह वहाँ जाता और वहाँ से लौट के आता तो मेरे अनुभव होते अलग, लेकिन एक तरह के सीमित होते। हुआ ये था कि भारत का जो ये जो दल वहाँ गया, हाँ, भू चुंबकत्व विभाग जो है, अच्छा। तो उनकी भी एक टीम हमारे साथ थी। और वो लोग एक जो हमारा शिप है, जहाँ शिप पोर्ट होता है, और जो हमारा मैत्री स्टेशन है, एक मशीन उनकी मैत्री स्टेशन पे लगती थी और एक शिप पे लगती थी। और उन दोनों मशीनों के बीच में वो जो मैग्नेटिक फील्ड और जो मतलब रेयर अर्थ मटेरियल या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको वो उनकी एक तरह से स्टडी करते थे, क्या है कैसा है। तो जिस बार हमारा अभियान दल था तो उस बार ये टास्क था कि एक और जगह पर उसको इस्टेब्लिश करेंगे मशीन को, और वो जगह थी हमारा जो पहला अंटार्कटिक स्टेशन था, दक्षिण गंगोत्री। और बारामासा के दर्शकों के लिए ये भी एक बड़ी सुखद किस्म की बात है कि उत्तर गंगोत्री, हमारे यहाँ से गंगा निकलती है, वो उत्तर में गंगोत्री है, और जो पूरी दुनिया के लिए भविष्य में एक तरह से गंगा की तरह काम करेगा, वहाँ हमारा जो पहला स्टेशन था उसका नाम दक्षिण गंगोत्री था। तो दक्षिण गंगोत्री स्टेशन सेल्फ आइस पे था, और सेल्फ आइस पे लगातार जो बर्फ़ उड़ के आती है उसकी वजह से वो हर साल कुछ मीटर वो ऊंचा हो जाता है। तो जब स्टेशन बना था वो तो सरफेस के लेवल पर था, लेकिन पहले साल वो 3-4 मीटर बर्फ़ से दबा, फिर धीरे धीरे होते होते 3-4 साल में ये स्थिति हो गई कि वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढक गया, और उसमें जाना मुश्किल हुआ। तो किसी तरह से ऐसे ढलान करके एक रास्ता बनाया गया बर्फ़ काट के, उससे स्टेशन को इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर ये स्थिति आई कि ढलान वाला रास्ता भी इतनी ज़्यादा आइस चारों तरफ जमा हो गई कि वो रास्ता भी बंद हो गया। तो फिर जो उसकी अपर लेयर थी, जो छत उसकी थी, छत में होल करके एक 3-4 मीटर जितना फ्रेश आइस उसके ऊपर जमा होती थी उस साल की, उतना पूरी एक तरह से एक कैविटी जैसी बनाकर उसमें सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी बनाकर उससे आना जाना शुरू हुआ कि आप स्टेशन में मतलब व्हीकल के थ्रू नहीं जा सकते, आप उससे उतर के, सीढ़ी से उतर के तब आप नीचे जाएंगे। तो उसको इस्तेमाल किया गया। 2-3 साल ऐसा सिलसिला हुआ। तो लेकिन वो 9 मीटर से जब ज़्यादा हो गई डक्ट, तो फिर ये लगा कि अब तो डक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अब ये संभव नहीं है कि इसके नीचे जाया जाए। तो भारत ने उसको, उस स्टेशन को एबेंडन घोषित कर दिया। अच्छा। और एबेंडन घोषित करने में ये हुआ कि जैसा वो स्टेशन था उसको बिल्कुल उसी रूप में खाली छोड़ दिया गया, यानी कि
आखिरी दिन आखिरी वक्त जिन लोगों ने वहाँ खाना खाया था उनकी प्लेट्स टेबल पर वैसे ही थी। अच्छा। ऑपरेशन थिएटर जो जैसा था वो उसके अंदर एक ऑपरेशन थिएटर भी था। ओके। तो वो ऑपरेशन थिएटर वैसा ही बिल्कुल जिस आखिरी वक्त में जैसा था वैसे ही छोड़ दिया गया। सारा खाना उसके अंदर जो स्टोर रहता था वो वैसे ही छोड़ दिया गया। किचन वैसी थी, जो बेड्स थे लोगों के वो वैसे ही थे। और कई लोगों ने जो आखिरी वक्त में वहाँ थे उन्होंने अपनी अपनी तरफ से जो उनके मैसेजेस थे कि मतलब इसको कैसे छोड़ने पर उनको क्या फील हो रहा है ये लिखे थे। और एक मैसेज ये भी था जो एक तरह से ये माना जाता है कि वो एबेंडन उस हालत में छोड़ने के पीछे भारत सरकार की भी मंशा थी कि एक तरह का जो टाइम कैप्सूल है उसकी तरह ये रहेगा। कभी आई सेल्फ आगे टूट के बह के कहीं और जाएगी और कुछ सालों में, सैकड़ों सालों में, 50 सालों में कहीं जाएगी तो ये पता लगेगा कि भारत का कैसा वहाँ पर था। तो इस तरह के भी उसके अंदर वो लिखे हुए थे। तो हम जब वो 9 मीटर के आसपास वो हो गया तो स्टेशन बंद हो गया। लेकिन जब उसको जहाँ पर बंद किया गया वहाँ पर से उस डक्ट को कनेक्ट करके फिर से एक डक्ट बना दी गई हर साल। अच्छा। तो 3-4 साल ये सिलसिला चला। और जिस समय हम थे तो वो ये वाली डक्ट भी करीब 11 मीटर ऊंची थी। जो नीचे की 9 मीटर की डक्ट थी उसमें तो सीढ़ियाँ थी। इस वाले हिस्से में सीढ़ियाँ नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकें उसके लिए था। और हमारे जाने से पहले साल उसको पूरी तरह से बिल्कुल बंद कर दिया गया था। और उसके ऊपर जो वायरलेस के एंटीना जिस तरह के होते हैं उस तरह का एक लंबा एंटीना उसके अंदर माउंट कर दिया गया था ताकि दूर से कभी अगर इसकी लोकेशन पता करने की वो हो तो वो की जाए। लेकिन क्योंकि वो हमारे नक्शों में बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन थी भारत के लिहाज से, तो तीसरा जो केंद्र इनका बनना था वो वहीं पर बनाने की बात हुई। और उसके लिए एक ख़ास तरह के पोर्टा केबिन होते हैं वो वहाँ पर लगाए गए। तो 2 पोर्टा केबिन थे। एक में हमारी इक्विपमेंट थे जो वायरलेस और उसके इक्विपमेंट थे, और एक छोटा सा किचन था। और दूसरा हमारा लिविंग मॉड्यूल था जिस वो छोटा था, उसमें बिल्कुल बहुत छोटी यानी कि जो रेलवे बर्थ होती है उसके भी आधी एक तरह से बर्थ थी। उसमें भी पूरी पाँव की लंबाई तक आप नहीं सो सकते थे। सिराने की तरफ VHS और HF जो कम्युनिकेशन की मशीनें हैं वो लगी थी। और उस स्टेशन पर मेरे साथ 2 वैज्ञानिक वहाँ पर थे और जिनको वो भू चुंबकत्व विभाग के वैज्ञानिक थे उनको स्टडी करनी थी। और मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं कैंप की ओवरऑल वो करूँगा वहाँ पर। और वहाँ पर भी टॉयलेट मॉड्यूल बिल्कुल उसी तरह का था। वो थोड़ी दूर पर था क्योंकि वहाँ पर लगातार स्नो ब्लिजर्ड्स आते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए उनको रोप्स से हमने सबको बांध दिया था ताकि कोई इमरजेंसी की स्थिति में हम रोप्स के जरिए जा सके तीनों मॉड्यूल्स में। तो जब हम गए मौसम बहुत साफ़ था और अंटार्कटिका में बहुत अच्छे अगले 11-12 दिन बहुत अच्छे मौसम की भविष्यवाणी की गई थी। और वो भविष्यवाणी सिर्फ भारत के मैट डिपार्टमेंट की नहीं थी, वो अमेरिकन मैट डिपार्टमेंट की भी थी जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। और उसी के आधार पर अंटार्कटिका में जो वैज्ञानिक काम करते हैं वो अपने परीक्षण प्रयोग सब कुछ करते हैं। अगर एक्टिविटी मैसेज वेदर का मैसेज ये है कि वेदर बहुत ख़राब होने वाला है तो एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाता है। तो हम जब गए थे वो प्रेडिक्शन था कि बहुत ही अच्छा मौसम होगा, बहुत शानदार मौसम होने वाला है, 11-12 दिन का मौसम। तो हम वहाँ पहुँचे, पहले दिन सब कुछ अच्छा था, बढ़िया सा मतलब मौसम भी था, हमने काम वाम भी किया। दूसरे दिन हमारे जो हेलीकॉप्टर्स जो हमको रसद पहुँचाने का काम करना था जिनको, वो हमारे पास आए और उन्होंने हमको कुछ वहाँ हमारे लिए कुछ लेके आए। और क्योंकि वो कई लोग थे तो हमारे पास जो खाना वाना था हमने सब उनके साथ शेयर कर लिया, ये मान के कि कल फिर वो आएंगे तो जो बचा खुचा है हमारा शाम का काम चल जाएगा, कल से फिर वो आ जाएंगे। अच्छा, मतलब उसमें कुछ और देशों के टीम? नहीं, इंडिया के हम 3 लोग थे वहाँ पर। और हमारी जो शिप से जो हेलीकॉप्टर्स हैं एयरफोर्स और नेवी के, वो सॉर्टी करते थे लगातार। और हम तक और हमारे मेन मैत्री स्टेशन तक राशन और ज़रूरी चीज़ें वो सब पहुंचाते थे, फ्यूल और तमाम चीज़ें, उनका काम यही होता था। तो उस दिन जब वो हमको छोड़ के गए तो मौसम बहुत ख़राब हो गया और उनके जाते जाते ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल तूफ़ान आ जाएगा, ब्लिजर्ड आ जाएगा। और रात होते होते सचमुच में तूफ़ान आ गया, सारी भविष्यवाणी धरी रह गई। तो वो एक रात तो हमने किसी तरह काटी। दूसरी सुबह जब हुई तो हमने देखा कि हमारा जो पोर्टा केबिन है वो ऑलमोस्ट मतलब 1/3 शायद बचा है, बाकी चारों तरफ से वो बर्फ़ से ढकने लगा है। हमें दरवाज़ा खोलना बड़ा मुश्किल हुआ। दूसरे
उस पे गए, वहाँ जाके देखा तो हमारी जो मतलब फ्यूल की स्थिति थी वो बेकार हो चुका था बहुत ज़्यादा उसकी वजह से। और हमारे जो कम्युनिकेशन, क्योंकि हम जनरेटर नहीं चला सकते थे, जनरेटर अंदर नहीं रखा जाता, उसको बाहर रखा जाता है, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं अंटार्कटिका में हो चुकी हैं जिसमें भारत के भी दल के 3-4 लोगों की मौत हुई थी वहाँ पर जनरेटर की वजह से। तो प्रोटोकॉल ये है कि जनरेटर आप इस स्टेशन से थोड़ा दूर रखेंगे। जनरेटर पूरी तरह दब गया था, वो चल नहीं सकता था। तो हमारे जो कम्युनिकेशन के 2 हमारे पास साधन थे, VHF और HF, वो दोनों बेकार हो गए थे। अब हम मतलब अपने स्टेशन से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन ये था कि शायद मौसम ये टेम्परेरी है, कल ठीक हो जाएगा। एक दिन और बीता, जो बचा खुचा हमने किसी तरह से खाया। पहले दिन तो हमको ये लगा नहीं कि ये इतना लंबा होने वाला है, लेकिन दूसरे दिन स्थितियां बिल्कुल और ख़राब हो गई। जो 80-90 किलोमीटर की रफ्तार से बर्फ़ की जो आंधियां थी वो और तेज़ होने लगी, और वो पाउडर स्नो बिल्कुल सूखी बर्फ़ होती है। वो आप अगर पूरा मुट्ठी में भर लें तो मुश्किल से 1 बूंद पानी निकलेगा। अच्छा। इतनी वो पाउडर स्नो इतनी सूखी होती है। तो ऐसी स्थिति आ गई कि मतलब अब तो पानी भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। हमारा जो किचन वाला वो था, उस तक जाना हमारे लिए मुश्किल हो गया, और वहाँ हम जाते भी तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, उसने वो टोटली नॉन फंक्शनल हो गया था। अब हमारे पास एक टॉयलेट मॉड्यूल बचा था, और एक हमारा जिस पोर्टा केबिन में हम लिविंग मॉड्यूल था वो हमारा बचा था। और उसमें भी खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका। खाने का सामान तो था ही नहीं, मतलब खाने का सामान तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया था। यानी एक रात तो हमने कुछ नहीं खाया। एक आध टॉफ़ी वॉफ़ी कुछ इस तरह की रही होगी, वो खाई होंगी, कुछ नहीं खाया। और पानी भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कच्ची बर्फ़ को, उस पाउडर स्नो को खाना भी ख़तरनाक होता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जब तीसरी सुबह हुई तो हमें लगा कि मतलब अब क्या किया जाए। हमने कोशिश, अच्छा इस बीच वो रात को जब तूफ़ान तेज़ होता था तो हमको बार बार अपने केबिन की से बाहर आके किसी तरह उस पाउडर स्नो को हटाना हो पड़ता था, पूरी तरह ढक न जाए, क्योंकि वो उड़ती तो वो लगातार थी, लेकिन अगर हम ज़्यादा उसको कर दें तो हम तो सफोकेशन से हम मर जाते। तो हम बिल्कुल वहाँ पर फंस तो गए थे, लेकिन हम हटाने की लगातार कोशिश करते थे। तो तीसरे दिन शाम को भी जब मतलब कोई कुछ संभावना नहीं हुई, तो हमने सोचा, एक रिस्क लिया कि जो हमारा मेन स्टेशन था DG दक्षिण गंगोत्री, जिसको अबेंडन कर दिया गया था, क्योंकि मरता ज्ञान करता वाली बात है, हमारे पास और कोई चॉइस थी ही नहीं। तो वहाँ जाकर जो वहाँ पुराना खाना है, क्या उसमें कुछ तलाश की जाए, वहाँ कुछ मिल सकता है। हालांकि उसमें बहुत बड़ा रिस्क था, नीचे बिल्कुल अंधेरा था, हमारी जो ऊपर जो मास्क लाइट थी वो भी इतनी पर्याप्त नहीं थी उसके अंदर। हम वहाँ से किसी तरह कोशिश की, पहले तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हुआ, जो जिससे उसको कवर किया गया था। बहुत ताकत से तीनों लोगों ने मिलकर उसको खींचा, किस तरह वो हटा उसका कवर। और फिर जब नीचे देखा तो बिल्कुल एक होल था, और चारों तरफ उसमें आइसिकल्स बने थे, पूरा बिल्कुल बहुत बुरी उसकी स्थिति थी। लेकिन हमारे पास चारा कुछ नहीं था, किसी तरह रोप के सहारे में नीचे उतरा, और जब करीब 11 मीटर नीचे उतर के मेरे पाँव उस प्लेटफॉर्म पे, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे आए, तो मुझे लगा कि शायद कुछ राहत है। लेकिन उस लकड़ी की सीढ़ियों पर भी चढ़ना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो आइस उनके ऊपर जमने से वो इतनी भयानक चिकनी हो गई थी। तो आप उस पर मतलब स्लिप टिक नहीं सकता था। और अंटार्कटिका में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ह्यूमन बॉडी में जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो वहाँ पर जो ये बोन्स की डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है। फ्रिजाइल बिल्कुल, कई ऐसे मामले हुए हैं, चोट लगने पे भी हाँ, क्रैक होने का कई ऐसे मामले हैं जिसमें किसी का हाथ ऐसे जोर से अगर दबा दिया गया तो तब हड्डी टूट गई। तो हमको मतलब जो सावधानियां रखने के लिए जिन चीज़ों के बारे में बात की जाती थी, बताया जाता था, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये थी कि आपको चोट से अपने को बचाना है। तो वो भी एक दिमाग में ख़तरा था। खैर किसी तरह वो सीढ़ियाँ में गिनते गिनते पार करते करते नीचे तक पहुँचा। फिर क्योंकि उसका नक्शा हमने देखा था, तो दिमाग में एक आइडिया था कि किस तरफ को ऑपरेशन थिएटर है, किस तरफ को स्टोर है। लेकिन सब कुछ बिल्कुल अंधेरा था। कोशिश करते करते किसी तरह गिरते पड़ते मैं एक जगह पहुँचा, तो लगा ये स्टोर वाले एरिया में आ गया हूँ। और फिर मैंने वहाँ बहुत सारा सामान, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया होता नहीं, किसी तरह की कोई ऐसी वायरस या इस तरह की चीज़ वहाँ पे है नहीं, तो ख़राब होने का और ये किस तरह का फूड, मतलब ये पैकेज्ड फूड? ये जो अंटार्कटिका में भारतीय टीम के लिए जो खाना होता है, ये DRDO की जो डिफेंस रिसर्च फूड लेबोरेटरी मैसूर की है, वो इन खानों को बनाती है। उसमें पराठे और चपाती जैसी चीज़ भी होती है, चावल होता है,
सूजी का हलवा होता है, कुछ दालें होती हैं, राजमा वाजमा जैसी ये चीज़ें सब भी होती पैकेज होता है, आपको बस इसको बॉइलिंग वाटर में हैं। बॉइलिंग भी नहीं, कई बार तो बॉडी टेम्परेचर से भी मतलब अच्छा। काम चल जाता है, ओके। लेकिन मतलब अगर बॉइलिंग है तो बेहतर है। और कई बार मतलब अलग अलग तरह से। तो अब मैंने कुछ पैकेट्स वहाँ से, कुछ चीनी, कुछ चाय, इस तरह की चीज़ें मैंने वहाँ से ढूंढने की कोशिश की। जो कुछ मिल सका उसमें कुछ बेकार की चीज़ें भी ऊपर आ गई थी, लेकिन उस समय लगा शायद ये काम की होगी। अंडा वहाँ पर ऐसा था कि वो अंडे का जो सेल है और अंडे का जो अंदर का हिस्सा है वो सारा फ्रोज़न होके बिल्कुल एक बॉडी हो गया था। आप उसको अच्छा। किसी भी हालत में तोड़ नहीं सकते थे। वो बिल्कुल लोहा जैसा पूरा उसका वो हो गया था, इतना ज़्यादा वो डीप मतलब फ्रीज एक तरह से था। तो ऊपर आया, ऊपर आने के बाद किसी तरह से बहुत इनमें बहुत दर्द हो गया, लेकिन ऊपर पहुंचा। मेरे साथ मेरा जो साथी था डॉक्टर कालरा, उसको वो मैंने कहा कि देख मैं बहुत कुछ ले आया हूँ, खजाना मिल गया और अभी तो मतलब यहाँ बहुत दिन के लायक माल है, राशन है। तो आपको मतलब ये अंदाजा हो गया था, ये तीसरे दिन की बात है? ये तीसरे दिन शाम के बाद, तीसरे दिन की हाँ। बात है, लेकिन आपको ये अंदाजा हो गया था कि एटलीस्ट हमारे पास खाने का बैकअप तो अब है। हाँ। अब आखिरी उम्मीद टिकी थी कि कम्युनिकेशन शुरू हो या जो कोई हम शॉर्ट तक आए, सॉर्टीज कर रहे थे वो आए। नहीं, लेकिन खाना भी मतलब ये मतलब सुनने में अच्छा लग सकता है, पैकेज फूड है। एक तो वो कुछ तो स्टेशन ही 3 साल पहले अबेंडन किया गया था, तो 3 साल पुराना होना तो 100% गारंटी थी। जी। और कुछ खाना वहाँ पे ऐसा था जो उससे भी पहले 1.5-2 साल 3 साल पुराना था। तो जो चीज़ें हम लाए थे उसमें से कुछ चीज़ें तो 6 साल 7 साल पुरानी भी थी। और ऊपर आके पहले दिन जब हमने एक मतलब सादी जो पराठा था वो हमने बॉडी से ही गर्म किया, और जब उसको खाया तो ये हुआ कि तीनों आदमियों ने थोड़ा थोड़ा खाया एक पराठा। ये रिस्क था कि पता नहीं सुबह किसका क्या हाल होगा, रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या हो जाएगा, लेकिन सुबह मतलब किसी तरह ठीक हुई। फिर उसके बाद सिलसिला चला, कुछ उसमें से खाते रहे, कुछ जो चाय है, चाय को बनाने की कोशिश करते रहे। वो उस तरह की होती है, बर्फ़ में मतलब वो डिप करके उस तरह से, तो उससे कुछ देर में अगर वो हाथ से पकड़ के मेल्ट हो जाए, 2-4 बूंदें बन जाए, कुछ पानी चला जाए, इस तरह की कोशिशें हुई। ये सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन न तो अंधेरा कम हुआ, न जो ब्लिजर्ड था उसकी रफ्तार में कोई कमी आई, वो उतना ही तेज़ था, वैसे ही हो रहा था। और जो उसकी इंटेंसिटी थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी, वो लगातार बढ़ रही थी। तो अब ऐसे में ये एक समस्या थी कि हम कैसे सरवाइव करेंगे, कितने दिन सरवाइव करेंगे। और यहाँ पर तीसरे दिन आते आते मेरे जो साथी थे उनका जो मेंटल लेवल था वो मतलब वो लोग टूटने लगे थे, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ थी कि अब लग रहा था कि शायद कोई चांस नहीं है कि नाउम्मीदी वाली। हाँ, हम यहाँ से आगे निकल सकें, सकुशल आगे बढ़ सकें। लेकिन क्योंकि मेरा माउंटेनियरिंग का थोड़ा अनुभव था, और हमने मतलब ये कोशिश की मैंने कि मैं और मेरे साथी उनका मनोबल किसी तरह से ख़त्म ना हो। हमने ये कल्पना लगातार ज़िंदा रखी कि हमें वापस जाना है, और हमने जो ख़राब से ख़राब परिस्थितियां हैं कि अगर हम पूरे 1 साल भी फंसे रह गए तो पूरे 1 साल में तमाम पुराने जो किस्से हैं लोगों के, समुद्र यात्राओं के, हम उनके बारे में बात करते थे कि इतने दिन तक बिना पानी के रहे, इतने दिन तक ये रहे वो रहे, तो हम भी रहेंगे, और हम एक दिन समुद्र की तरफ चल पड़ेंगे, और हम समुद्र में किसी कंट्री का हमको शिप दिखेगा, हमको कोई बचा लेगा, साल भर सही हम बचेंगे। ये हमने अपने दिमाग पर मतलब उस कमजोरी को दूर करने के लिए इस तरह पूरा दिन लगभग उसी चर्चाओं में निकल जाता होगा कि इन सर्वाइवल की चर्चाओं में कि कैसे नहीं, अब इसमें भी बड़ा खतरा था, क्योंकि जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता, खाली दिमाग शैतान का घर वैसे ही कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप चारों तरफ निराशा ही निराशा है, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, आप सो नहीं सकते, और आपको ये भी खतरा है कि अभी ये कोई गारंटी नहीं है कि तूफान जितना तेज़ आ रहा है इससे और कई गुना तेज़ न हो जाए, और आप कितना आपकी जो कोशिश है थोड़ा थोड़ा हटाने की, वो एक सीमा के बाद, क्योंकि आप जितना हटा रहे थे अल्टीमेटली वो थोड़ा साइड में जाके जमा तो होता ही है, तो एक सीमा के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम 1 घंटा चूक जाएं और हम पूरी तरह से दब जाएं, ये भी एक भय था। तो ऐसे में जो समय काटना अपने आप में बहुत मुश्किल काम था, और समय काटने के लिए हमने कई तरह की कोशिशें की। शुरू में हम लोग ऐसे ही सामान्य बात करते थे, बातचीत में अपने विभाग की बात वो 2 लोग मुख्यतः करते थे। जब बातचीत होती थी तो उसमें थोड़े समय के बाद
ये होता था कि किसी एक आदमी की कार्यशैली को लेके, किसी एक आदमी के कैरेक्टर को लेके, उसके व्यक्तित्व को लेके एक आदमी थोड़ा पॉजिटिव व्यू रखता था, दूसरा साथी जो था उसका अनुभव थोड़ा ख़राब था। तो धीरे धीरे ऐसा लगता था कि आर्गुमेंट की नौबत आ गई है। और मेरी कोशिश ये थी कि आर्गुमेंट या झगड़े जैसी नौबत ना आए, क्योंकि अंटार्कटिका या ऊपर हाईलैंड जो माउंटेन्स हैं उनमें भी हेलुसिनेशन की एक स्थिति बहुत ज़बरदस्त होती है। आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि आपका दिमाग कुछ अजीब सी कल्पनाएं करने लगता है। आप अपने को बाहुबली समझ सकते हैं, आप अपने को फुटबॉल का खिलाड़ी समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ के आप वैसी हरकत करने लग सकते हैं। आप हथियार किसी चीज़ को लेके दूसरे की हत्या कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। कई ऐसे मामले हेलुसिनेशन के हुए हैं। आदमी का मानसिक तौर पर उसके दिमाग पर अपना नियंत्रण नहीं रह जाता। तो हमारी कोशिश ये थी कि अब इसको कैसे रोका जाए। अगर इस तरह की बात होगी तो ये गड़बड़। फिर हमने कोशिश की कि हम फिल्मों पर बात करें। अच्छा। फिल्मों पर बात करने के लिए था कि अब हमारे साथ जो तीसरा वैज्ञानिक था वो के जीवा साउथ इंडिया से था, और उसके लिए तेलुगु के अलावा हिंदी बहुत ज़्यादा उसका हिंदी में हाथ साफ नहीं था, और उसने हिंदी फिल्में नहीं देखी थी। अच्छा। वो ऐसा ज़माना नहीं था जब ये डब होके फिल्में हाँ, इधर से उधर, जी। उधर से इधर आ जाती हैं। तो उसके लिए हिंदी फिल्मों की जानकारी बहुत कम थी, इक्का दुक्का नाम उसकी जानकारी में थे। और हमारे लिए वो जिन फिल्मों की बात करता था उनकी कोई जानकारी नहीं होती थी। उनके सुपरस्टार इक्का दुक्का हमारी जानकारी में होते थे। तो जब ये बातचीत होती थी तो इसमें भी ये समस्या आने लगी कि एक समय के बाद मतलब चुप्पी हो जाती थी, क्योंकि हमारे समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। हमको लग रहा है ये क्या कह रहा है, या हम कह रहे हैं तो उसको लग रहा है ये क्या कह रहा है। हम दो लोग तो समझ सकते हैं, तीसरा बिल्कुल हुआ है। तो सोचा कि इसको भी वो न किया जाए। तो फिर आखिर में हमने जो मतलब वो तरीका निकाला, वो तरीका ये था कि हम खाने के मेन्यू पे बात करते थे। अच्छा। क्योंकि हमारे पास खाना था ही नहीं। तो हमने 3 लोगों में, जैसे आज सुबह जीवा जो है वो ब्रेकफास्ट का मेन्यू तय करेगा, दूसरा आदमी लंच का करेगा, तीसरा आदमी डिनर का करेगा, और उसमें फिर हम मतलब अपनी कल्पनाओं के घोड़े जहाँ दौड़ा सकते थे। अच्छा। जो चीज़ की कल्पना कर सकते थे वो क्या होगी, क्या कॉम्बिनेशन होगा, कैसे बनाएंगे, कैसे उसको सर्व करेंगे, कैसे खाएंगे, इस पर हम बात करते थे। इसमें ये होता था कि क्योंकि वो दोनों भी वैज्ञानिक इस तरह की पृष्ठभूमि से थे, हॉस्टल और इससे कि थोड़ा बहुत खाने वाने की उनको जानकारियाँ थी, और मेरे को तो थी। तो हम मतलब उस प्रोसेस में अपने को इन्वॉल्व करते हुए टाइम पास करते थे। लंबा समय हमारा उससे पास हो जाता था। लेकिन इसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि इतनी बातों के बाद भी समय काटना मुश्किल होता था। तो हम कुछ अलग तरह के कामों में अपने को उलझा लेते थे। सपोज जो हमारा VHS सेट था उसका पूरा जिप खोल के, उसको अनजिप करके, उसके सारे केबल्स अच्छा। निकाल के, और फिर दोबारा सारे केबल्स लगा के, फिर जिप उसका कवर लगा के वो करके, इस तरह का टाइम करते और थे। ये आप कितने दिनों तक ये चला, और वापस रिवाइवल मतलब कैसे वापस करेक्शन कैसे जुड़ा? ये सिलसिला करीब 210 घंटे चला। 210 घंटे हम बिना खाने के और बिना किसी कम्युनिकेशन के और बिना किसी उम्मीद के, उम्मीद हमारे अंदर तो थी, लेकिन अब जो मौसम और परिस्थितियां थी उनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं थी, उसके बीच हमारे बीते। और हमारा जो मेन स्टेशन था उसके लोगों ने तो एक तरह से मान लिया था कि अब शायद हमारे survive नहीं। हमारे सर्वाइव होने की, सर्वाइवल की कोई अब उम्मीद नहीं बची है। अच्छा। और हम लोगों की तस्वीरें वहाँ पर उन्होंने निकाल ली थी, उनको फ्रेम टाइप ओह। करके रख ली थी। जब ये जो हमारा 10वां दिन था, इसमें थोड़ी देर के लिए मौसम साफ़ हुआ, और हमारे जो शिप में 2 तरह के हेलीकॉप्टर्स थे। एक एयरफोर्स के बड़े हेलीकॉप्टर जिनको वहाँ हिमा बोलते हैं, वो Mi-16 जो ओके। सियाचिन वियाचिन में जी। इस्तेमाल होते हैं, रशियन हेलीकॉप्टर, और दूसरे छोटे चेतक नेवी के हेलीकॉप्टर। तो जो Mi-16 हैं वो बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं, और जब ब्लिजर्ड था तो वो वहाँ भी था जहाँ हमारा जहाज़ था। तो उनको खोल के, उनके पंख खोल के पूरे उनको नीचे उसके अंदर, जहाज़ के अंदर पोर्ट लैंड करा दिया जाता है, और वो सारे उनके जो विंग्स हैं उनको अलग रख दिया जाता है, और उसको दोबारा से मतलब फ्लाइंग के असेंबल करने के, फ्लाइंग के लायक बनाने में कई घंटे लगते हैं। 8-10 घंटे का काम है वो। लेकिन जो ये नेवी के हेलीकॉप्टर्स थे, ये छोटे होते थे, ये पूरी अपनी बॉडी समेत मतलब
अपने विंग समेत वो नीचे उतार दिए जाते अच्छा। थे, तो उनको वैसे ही ऊपर लाके वो करीब आधे पौन घंटे में फ्लाई करने लायक हो जाते। तो हमारे वहाँ केंद्र के जो हमारे लीडर थे और जो टीम थी, उन्होंने नेवी के लोगों ने कहा कि सर मौसम थोड़ा ठीक है, हम लोग एक रिस्क लेते हैं, हम जाके देख के आते हैं। अभी विजिबिलिटी इस तरह की है और मौसम थोड़ा ठीक है। हमको भी मौसम ठीक होने में थोड़ी राहत वहाँ थी, तो वो लोग आए हमारी तरफ और हम तक पहुँचे और उन्होंने हमारे ऊपर फ्लाई किया। मेरे पास एक लाल जैकेट थी, मैंने वो लहराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शायद, मैं नीचे दरवाजे से ही पोर्टा केबिन को लहराई, वो शायद पहचान नहीं पाए, देख नहीं पाए। और वो 2-3 चक्कर लगा के वो दोनों हेलीकॉप्टर्स वापस चले गए। और उनका वापस जाना तो हमारे मतलब साथियों के लिए बिल्कुल उम्मीदों का मतलब ऐसा हो गया कि एक बार अचानक लगा कुछ हो रहा है और अब लगा कि कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो ये भी चले गए, अब क्या होगा। मतलब इन्होंने शायद ये मान लिया कि हम ख़त्म हो गए। वो लोग करीब 100 किलोमीटर आगे निकल गए थे। तो एक जूनियर पायलट जो था, उसने कहा उनसे, जो लीडर थे उनके, कि सर हमारे पास अभी फ्यूल इनफ है और वेदर भी हमको मतलब परमिशन दे रहा है, अलाउ कर रहा है, तो सर एक कोशिश और करके देखें, एक बार और चक्कर लगाते हैं। फ्यूल हमारे पास इनफ है, वेदर भी हमको अलाउ कर रहा है, तो एक चक्कर लगाते हैं। और वो कैप्टन खन्ना जो थे वो भी मान गए और उन्होंने हेलीकॉप्टर्स घुमा लिए। दूसरी बार जब आवाज़ हमको सुनाई देने लगी तो हमें लगा अरे ये तो मैं किसी तरह से पोर्टा केबिन की छत पर चढ़ा और फिर मैंने पूरा स्लीपिंग बैग अपना पूरा फैला लिया, जैकेट्स फैला लिए, और इस बार उन्होंने हमको देख लिया। लेकिन वहाँ पर पाउडर स्नो इतनी ज़्यादा थी कि वो लैंड नहीं कर सकते थे। अच्छा। अगर वो कहीं पे लैंड करते तो अपने वेट से ही वो पूरा हेलीकॉप्टर नीचे धंस जाता। तो वो ज़मीन से करीब 1-1.5 फीट ऊपर उन्होंने अपने को किसी तरह से स्टेबल किया और हमारी तरफ मतलब हमको लगा कि अब तो ये हमारे लिए हैं। तो मैंने जैसे ही केबिन की छत से उतर के पहला कदम रखा उनकी तरफ जाने के लिए, तो वो जो लैंड किए थे वो थोड़ी ऊंचाई पर थे और हमारा केबिन जो था वो थोड़े नीचे इलाके पे था। तो मैंने जैसे ही पहला कदम रखा तो वो तो सारी पाउडर स्नो थी, तो मैं पूरे का पूरा उसमें धंस गया और मैंने हाथों से अपने को जितना वो करने की कोशिश की, मैं और उतना नीचे धंस गया। तो 1 मिनट के लिए तो लगा कि वहाँ ऐसे बचे थे, लेकिन अब शायद ऐसे मरेंगे। लेकिन फिर दिमाग ने पूरी अपना सोचा, कोशिश की, फिर ये हुआ कि वो तब तक वो थोड़ा सा कड़ा भी हो गया था जिस तक हम नीचे धंसा था। तो फिर मैंने कोशिश की, दिमाग का इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि मैं एक जगह पर वेट रखूँगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, धंस जाऊँगा। तो अगर मैं अपने वेट को थोड़ा डिवाइड करूँ, तो मैं क्रॉल करके मैंने कोशिश की आगे बढ़ने की। हालांकि उसमें भी धंस रहे थे, लेकिन किसी तरह मैं उनके पास तक पहुँचा। तो जो उसमें जो क्या उसके लीडर थे कैप्टन, उन्होंने मेरे से कहा, कैप्टन खन्ना, उन्होंने कहा डॉक्टर पंत ऑल वेल? मैंने कहा सर ऑल वेल। तो उन्होंने थम्स अप किया और उसके बाद तुरंत डॉक्टर नीचे उतरा और मैंने कहा कि पहले आप उनको वो करिए। दोनों लोगों को लाया गया, हमको जो भी फर्स्ट एड चेकअप जो उस समय हो सकता था 1 आध मिनट में उन्होंने किया। वो भी जो डॉक्टर उतरा था वो भी काफ़ी नीचे धंस गया था, लेकिन खैर उसके बाद पहले उन 2 साथियों को लाके एक हेलीकॉप्टर में वो 2 लोग गए और एक में मैं और वो डॉक्टर, हम लोग वापस लौटे। तो जब हम स्टेशन में पहुँचे तो अपने शिप में, तो हमको मालाएं पहनाई गई और बाद में हमारे एक साथी ने हमको बताया कि डॉक्टर पंत ये मालाएं दरअसल आपकी तस्वीरों के लिए थी, आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपके गले में पड़ी हैं। तो ये यहाँ से उसके बाद आप कितने दिन और वहाँ रहे वापसी, जब आपने फिर से सेल करना शुरू किया वापस इंडिया के लिए? इसके बाद करीब हम लोग 1.5 महीना वहाँ पर और रहे। और जो मैंने जो टाइम आपको बताया, जिस टाइम में हम सबसे ज़्यादा परेशान हुए थे जी। वो टाइम था 26 जनवरी का। उस दौरान 26 जनवरी भी थी। ओके। और अंटार्कटिका में जो 26 जनवरी है वो भारत बहुत धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाता है। हमारा जो केंद्र था वहाँ पर जो मैत्री, उसके पास 60-70 किलोमीटर दूर एक जर्मन स्टेशन था। उस समय तो वो ईस्ट जर्मन स्टेशन था, लेकिन उसी दौरान जर्मनी का एकीकरण भी हो गया था। बर्लिन वॉल टूटी। हाँ, और दूसरा यूएसएसआर का स्टेशन था, वो भी हमारे पास था। अच्छा। तो उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो साइंटिस्ट हैं, उनको बुलाया जाता था 26 जनवरी हाँ, के लिए। और शिप से भी जो क्रू है वो, क्योंकि डच था हमारे टाइम में, ज़्यादातर वो फॉरेनर्स ही होते थे,
उनको भी बुलाते थे, और इस तरह कई कम्युनिटीज़ और कई कंट्री के लोगों के बीच में वो भारत का अरे वाह। वो रिपब्लिक डे वहाँ पर मनता था। तो अनफॉर्चुनेटली हम मैत्री में नहीं मना सके क्योंकि आप हम वहाँ क्योंकि फंसे थे। लेकिन मैं माउंटेनियरिंग में हमेशा एक नेशनल फ्लैग अपने साथ रखता था, और वो उस समय भी मेरे पास था। तो हमने ये तय किया कि हम 26 जनवरी को किसी तरह से कुछ भी करें, हम झंडा फहराएंगे। तो हमने फिर काफ़ी मुश्किल हुई, बाहर निकलना मुश्किल था। फिर हमारा जो टॉयलेट मॉड्यूल था उसका सहारा लेके हमने, वो भी आधे से ज़्यादा ढक गया था, उसका सहारा लेके हमने किसी तरह फ्लैग होस्ट किया। हमारी सारी दाढ़ी और ये सब मूछ सब बर्फ़ से पूरी उसमें जम गई, आँखों के चश्मों के आसपास भी बर्फ़ जम गई। लेकिन हमने फिर वहाँ नेशनल एंथम गाया, और तीनों लोगों ने गाया, और हमको लगा कि हमने मतलब कुछ किया है। तो उसने भी शायद हमको ताकत दी, क्योंकि उसके बाद भी हम 3-4 दिन और वहाँ पर फंसे रहे थे। और उसी दौरान हम एक बार जब दोबारा हमको नीचे जाना पड़ा था, तो हमने वहाँ पर अपना जाने से पहले अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड किया कि अपने लास्ट मैसेज कि अगर हमको कुछ हो जाए। तो उसमें हमने तो जो भी कहा, जो हमारा जीवा साथी था उसने पहले तेलुगु में बोलना शुरू किया, फिर वो अंग्रेजी में बोला, और लास्ट में वो उसके बच्चे थे, फैमिली वाला था। मैं तो उस समय बैचलर था और कालरा भी बैचलर था, लेकिन वो फैमिली वाला था, अपने बच्चों की याद करते करते आखिर में वो हिंदी में रोने लगा। लेकिन हमने मतलब फिर भी ये मतलब उसको आश्वासन दिलाया, उसको भरोसा दिलाया कि हम जाएंगे, जिंदा जाएंगे। हालांकि उसने अपने बयान में जो पैसा इंश्योरेंस का मिलेगा वो कैसे और किसको कितना दिया जाए ये भी उसने रिकॉर्ड कराया था। तो इस तरह की चीज़। वो रिकॉर्डेड मैसेजेस आपके पास कहीं रखे? हाँ, मेरे पास होंगे वो ऑडियो रिकॉर्ड। अरे वो तो आपने कभी उनको 10 साल 20 साल बाद कभी 10 साल 20 साल बाद तो नहीं, वो छोटा वो था वॉइस रिकॉर्डर। एक बार मैंने आने के बाद करीब 4-6 महीने बाद एक बार ऐसा वो आया था, तो मैंने सुना। वो सुना क्या, मैंने शायद अपने किसी मित्र को सुनाया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो उस समय हमने उसको प्ले किया। तो वो जो उसका मतलब पहली बार तो मैंने इसको नोटिस नहीं किया था कि उसने वो ऐसे गए। जब दोबारा सुना तब पता लगा कि कैसे वो मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और कैसे जो मतलब उसका जो अंदर का दर्द था वो उसमें रिफ्लेक्ट हुआ। हाँ, इस तरह ये हम लोग रैप करेंगे इस बातचीत को। अभी हालांकि गोविंद पंत सर से इतनी दुनिया तमाम की बातें हैं, इस अनुभव को सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक छोटा सा अनुभव है, जो जिसके बारे में वो इतनी सारी चीज़ें आपको जानने को जिसके बारे में मिली, इतना रोमांचित करता है सर। लेकिन 2 लास्ट क्वेश्चंस। एक तो ये कि अंटार्कटिका जाने की जो ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो गई थी, क्या मन भी भर गया था, या ऐसा था कि अगर फिर से मौका मिले तो वो इतना मतलब लगभग मौत के मुंह से बाहर आने के बाद दोबारा जाने के अगर ऑप्शन होता तो उस पर आप क्या सोचते? हाँ, मैंने तो कोशिश भी की थी, लेकिन अच्छा। मतलब वो दुर्भाग्यवश मतलब क्योंकि मैं वहाँ से जब लौटा तो मैंने मेरे को लेके हमारे टीम मेंबर्स में भी कई तरह का वो था, क्योंकि पहली बार कोई उनके पास उनसे बाहर का कोई व्यक्ति उनके साथ था। तो कुछ लोग तो मुझे टूरिस्ट कहते थे, और कुछ लोग मुझको रॉ का कोई एजेंट टाइप समझते अच्छा। थे। और उस एक्सपीडिशन में कई तरह की धांधलियाँ गड़बड़ियाँ भी हैं, मतलब अच्छा। जो एक्सपीडिशन का पार्ट नहीं है, लेकिन जो लॉजिस्टिक और सामान को लाने ले जाने, उसमें जो नॉर्मल बेईमानियाँ होती हैं इस तरह की भी होती हैं। और मैंने वहाँ से लौटने के बाद काफ़ी लिखा उस पर, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स के फ्रंट वो एडिट पेज में भी वो छपा। फिर डिपार्टमेंट ने उस पर वो किया, और उसके बाद ये हो गया कि नहीं, वो किसी ऐसे को नहीं ले जाएंगे, इस तरह की को हो गई। लेकिन मतलब मेरे लिए तो वो ऐसा अनुभव था। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी नौकरी दांव पर लगा के गया था। मुझे वो छुट्टी नहीं दे रहे थे इतनी लंबी, तो मैंने उनको रेजिग्नेशन लिख दिया था कि मैं मतलब जा रहा हूँ, अगर मेरी छुट्टी मंजूर नहीं होती है तो इससे मेरा इस्तीफा माना जाए। लेकिन जब मैं गोवा पहुंचा तब तक इतना हंगामा हो गया था एक्सपीडिशन में, पहली बार जाना, इस तरह की बात। उनके लिए भी एक तो उनको जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिकान थे, उन्होंने गोवा में अपना आदमी दौड़ाया मेरे पास। मेरी तस्वीरें ढूंढी गई टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स ने, कि हमें प्राउड है कि हमारा आदमी जा रहा है, इस तरह का ये सब भी उन्होंने किया। और गोवा में मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया, दूरदर्शन ने भी लिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया के आदमी ने भी आकर, मैं बिल्कुल जहाज़ की सीढ़ियों पर था उस वक्त, वो आया, उसने कहा ऐसा ऐसा है, ये है वो है। मेरे वो सब छपे भी, फिर मैंने वहाँ से उन रिपोर्ट्स भी भेजी। और उस समय क्योंकि सीधे एक सेटेलाइट से नहीं आता था, 3 सेटेलाइट अपलोड डाउनलोड होती थी, तो एक पेज फैक्स का 9,000 रुपये के आसपास खर्च होता था।
तो मैंने अंटार्कटिका से रिपोर्ट करने वाला भी मैं इकलौता भारतीय हूँ, और विश्व में भी शायद कोई पत्रकार मेनलैंड अंटार्कटिका से रिपोर्टिंग किसी ने नहीं की है, क्योंकि ज़्यादातर देशों में वैज्ञानिक ही जाते हैं, और वैज्ञानिक ने अगर कुछ लिखा है वो अलग बात है। रिपोर्टिंग करने वाला मैं एक अकेला भारतीय हूँ, और लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे उसका वेतन नहीं दिया। अच्छा। मेरे रिपोर्ट्स हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपी, दोनों अखबारों में छपी, और हमें प्राउड है टाइप की बात के साथ छपी। और बाद में मेरे से कहा गया कि आप यूनियन से इस्तीफ़ा दे दीजिए, आपके सारे ड्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने उसमें मैं राज़ी नहीं हुआ और वो नहीं मिला, लेकिन मुझे उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं जो अनुभव लेके आया वो अनुभव मैं किसी कीमत पर नहीं ले सकता था। बिल्कुल। और मैं वहाँ था, वो संयोग था, उसी संयोग का वो बना। तो मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि मेरा कोई वो हुआ। मेरा तो बहुत कर्ज मुझ पर बहुत हो गया था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा फिल्म्स लेके गया था। अच्छा। उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स भी होती थी, कलर फिल्म्स भी होती थी, ट्रांसपेरेंसीज भी होती थी। तो मैं तीनों तरह का लेके गया था। तो मतलब उसके लिए काफ़ी मुझे, जब मैं वापस आया उसको डेवलप करने, प्रिंट कराने में भी मुझे लोगों से पैसे उधार लेने पड़े, लेकिन मेरे लिए वो इतना बड़ा अनुभव था कि मैं मतलब उन समझता हूँ सारी तस्वीरों को हम लेंगे और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जिस अनुभव की बात सर कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो अन्यथा उसको वो अमूल्य है अनुभव, वो बारामासा के दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। और इस चर्चा को हम एंड कर रहे हैं उससे पहले सर, कई लोगों के, हमारे जिज्ञासु जो ऑडियंस है उनके मन में ये सवाल होगा कि अगर वो भी आर्मी में नहीं है या साइंटिस्ट नहीं है और आप ही की तरह अंटार्कटिका जाने की का फैसिनेशन रखते हैं, तो क्या अभी भी उनके पास कुछ विकल्प हैं या किस तरह से वो लोग अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, सीधा सीधा वो वाला रास्ता तो अब नहीं है, लेकिन वो किसी वैज्ञानिक संस्था से जुड़कर वहाँ जा सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने सपना देखा था, आदमी सपना देखे, और सपना देखेंगे तो, और वो जागृत अवस्था में सपना देखेंगे तो ज़रूर सफल होने की संभावना है। सपना ही नहीं देखेंगे तो चीज़ें होंगी कैसे। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये और आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन तमाम तस्वीरों को हम पूरे प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हमने बात की है उसके साथ में इसको वीव कर दिया जाए। और गोविंद सर से आगे ऐसे ही तमाम और मुद्दों पर भी बात करेंगे। आप लोग देखते रहिएगा बारामासा। सर एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया बारामासा। मेरी तरफ से भी आपका धन्यवाद।